हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडियन इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिसमें एमसीक्यू 10 एमसीक्यू और एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ए सिचुएशन इन विच लो इंटरेस्ट रेट्स डू नॉट स्टिमुलेट इन्वेस्टमेंट एंड डिमांड इन द इकोनॉमी। ठीक है, ऐसी कौन सी कंडीशन है जो अर्थव्यवस्था में निवेश और जो मांग है उसको बढ़ावा नहीं देती? तो वो कौन सी मांग, वो कौन सी चीज़ है? वो है लिक्विडिटी ट्रैप, है ना। इसे तरलता जाल भी बोलते हैं हिंदी में, तरलता जाल। ठीक है, लिक्विडिटी ट्रैप में क्या होता है कि जो सरकार बोलती है मतलब सरकार बहुत सारे प्रयास करती है लोगों की मतलब इनकम को बढ़ाने की, लेकिन वो लोग इनकम को बढ़ाने की जगह वो अपने पास ही सेविंग मतलब अपने बैंकों में जमा नहीं करते, वो अपने पास रखते हैं। तो इसमें लिक्विडिटी ट्रैप हो जाती है, बाजार की तरलता में वृद्धि नहीं हो पाती है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, ए लिक्विडिटी ट्रैप व्हेन मॉनेटरी पॉलिसी बिकम्स इनइफेक्टिव ड्यू टू द वेरी लो इंटरेस्ट रेट combined with the consumer who prefer to save rather than invest in the higher yielding bond on the investment। मतलब वो सेविंग बचा करने रखते हैं इन्वेस्टमेंट की जगह, है ना, इसलिए लिक्विडिटी ट्रैप हो जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा लिक्विडिटी ट्रैप। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अलाउ फॉर द इनोकेशन ऑफ द एस्केप क्लोज अंडर द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, है ना। इसमें कौन कौन सी कंडीशन है? तो फर्स्ट दिया है ओवर राइडिंग कंसिडरेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ वार, ये बिल्कुल सही है ना। आप जब FRBM एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें ये कंडीशन लिखी हुई है। सेकेंड, कोलेप्स ऑफ द एग्रीकल्चर सेवरली अफेक्टिंग द फार्म आउटपुट, ये भी बिल्कुल सही है। स्ट्रक्चर रिफॉर्म इन द इकोनॉमी विथ एंटीसिपेटेड फिस्कल इम्प्लीकेशन, ये भी सही है। शार्प डिक्लाइन इन रियल आउटपुट ग्रोथ ऑफ एटलीस्ट 3 परसेंटेज पॉइंट, है ना, 3 परसेंटेज पॉइंट से शार्प डिक्लाइन होना चाहिए, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप जब FRBM एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें ये पूरी डिटेल दी है, FRBM एक्ट, इसमें पूरी डिटेल दी है। नेक्स्ट आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल गवर्नमेंट लाइबिलिटीज कंस्टिट्यूट द पब्लिक डेप्थ इन इंडिया? पहला इंटरनल डेप्थ, एक्सटर्नल डेप्थ और पब्लिक अकाउंट लाइबिलिटीज। तो ये पब्लिक अकाउंट जो लाइबिलिटी होती है ये इसमें काउंट नहीं होती। इंटरनल डेप्थ और एक्सटर्नल डेप्थ दोनों काउंट होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉल अंडर द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP इन इंडिया? तो क्या क्या आता है? कंपनसेशन ऑफ इंडियन रेसिडेंट फॉर प्रोवाइडिंग ओवरसीज IT सर्विसेज, ये होता है। प्रॉफिट अर्न बाय द फ्रेंच सिटीजन रेसिडाइंग इन इंडिया ऑन द एसेट्स ऑफ ओन्ड इन द फ्रांस, ये भी होगा। FII नहीं होता है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होते हैं इन इंडिया वो नहीं होते, तो यह इसका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा 1 and 2 ओनली, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली, बी। नेक्स्ट आता है फिजिकल, जो FRBM है इसके बारे में क्वेश्चन है। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट प्रोवाइड फॉर द एस्केप क्लास ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड? कौन कौन से ग्राउंड्स पे एस्केप क्लोज को बताया जाता है FRBM के? तो नेशनल सिक्योरिटी इस पर रहता है, कोलेप्स ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट इस पर भी रहता है, डिस्प्यूट विद द ट्रेडिंग पार्टनर ये नहीं है, इसमें प्रोविजन ये नहीं है। नेक्स्ट है नेशनल कैलामिटी, ये इसमें है। जो ऊपर एक और प्रश्न मैंने बताया था वो भी इसी पे आधारित था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 and 4 बी। ये एक्सप्लेनेशन दिया है, इसमें पूरी ये डिटेल लिखी हुई है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड के संबंध में हमने को क्वेश्चन बताना है। These are the rupee dominated borrowing issued by the Indian entities in the overseas market. It can aid in checking the volatility in foreign exchange market and internationalizing the Indian currencies. Which of the statement given above is are correct? तो इसमें बताना है कौन सा करेक्ट है। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ये भी सही है कि जो मसाला बॉन्ड होते हैं रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड होते हैं, और ये वॉलेटिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन करेंसी, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 बी। इसमें लिखा हुआ है 1 and 2, तो इसका आंसर बी होगा, ना कि सी। कभी कभी सी पे लिखा रहता है, मतलब अक्सर सी पे लिखा रहता है 1 and 2 बोथ
ठीक है, इसमें बी पे लिखा है तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ बजटरी डेफिसिट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट के बारे में बताना है। प्राइमरी डेफिसिट इज द टोटल गवर्नमेंट बोरोइंग अवेलेबल टू द यूटिलाइज आफ्टर इंटरेस्ट पेमेंट। ये स्टेटमेंट सही है। प्राइमरी डेफिसिट इन इंडिया इज ऑलवेज हायर देन द फिस्कल डेफिसिट। ऐसा नहीं कह सकते कि हमेशा ही ये हायर होगा, है ना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक, देखो यहाँ लिखा है प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटी। अगर ये जीरो हो जाएगी तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं। ठीक, इसलिए ऐसा नहीं संभव है ना। अगर नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटी आपकी जीरो हो गई तो ये बराबर हो जाएंगे। कौन? प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट। इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द डेब्ट टू जीडीपी रेशियो यूज फॉर। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो का जो उपयोग किस लिए किया जाता है? टू मेजर द गवर्नमेंट एबिलिटी टू प्रिंट मनी, टू एवेल्युएट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट डेब्ट रिलेटिव टू द कंट्रीज इकोनॉमिक आउटपुट, टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द गवर्नमेंट बॉन्ड्स, टू असेसेस द टोटल एक्सटर्नल डेब्ट ऑफ ए नेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा टू एवेल्युएट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट डेब्ट रिलेटिव टू द कंट्रीज इकोनॉमिक आउटपुट। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आता है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कौन सा आर्टिकल भारत के जो संचित निधि है उससे संबंधित है? तो इसमें आर्टिकल 166 है, ये नहीं है। आर्टिकल 360 भी नहीं है, ये किससे? 360 राष्ट्रीय आपातकाल से। आर्टिकल 370 भी नहीं है, ये किससे? आपको पता ही होगा, इसको हटाया है, जम्मू कश्मीर से था, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दी अबव। आर्टिकल कौन सा है? 266। 266 आर्टिकल है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फंड्स इज आर एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन से फंड जो है भारतीय संविधान द्वारा मतलब इस्टेब्लिश से किए गए? तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये भी मैंने बताया, ये बनाया हुआ है। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया ये नहीं बना है, और नेशनल स्मॉल सेविंग फंड ये भी नहीं बना है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। अब मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। जो देखो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया तो 266 सब क्लोज 1 में लिखा हुआ है, लेकिन जो मैंने दूसरा बताया कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया नॉट इस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रादर आर्टिकल 267 जो आर्टिकल है वो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को, वो ऐसा करने के लिए आप किसी तरह का कोई एक्ट पारित करके ऐसा कंटिजेंसी फंड बनाएंगे। तो पार्लियामेंट एक एक्ट पारित किया था कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950, इसके तहत इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, और नेशनल स्मॉल सेविंग जो फंड है वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1990 विद इन द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया फॉर पूलिंग द मनी फ्रॉम डिफरेंट स्मॉल सेविंग स्कीम्स। कलेक्शंस फ्रॉम ऑल द स्मॉल सेविंग स्कीम्स आर क्रेडिटेड टू द NSSF, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड। Public account of India is established by the Constitution under the Article 266 सब क्लोज 2। अब आता है हमारे एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्या है? डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ द यूजिंग मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट एज ए पॉलिसी ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। ठीक, इसके बारे में बताना है कि जो फिस्कल डेफिसिट के मतलब उसको मोनेटाइजेशन ऑफ द फिस्कल डेफिसिट पॉलिसी, मतलब फिस्कल डेफिसिट के बारे में बताना है पूरी, उसको कैसे हम सुधार सकें, है ना, फिस्कल डेफिसिट को, है ना। जो राजकोषीय घाटा होता है ना, राजकोषीय घाटा, इसको कैसे हम कम कर सके और क्या क्या चुनौतियां रहती है, इसको मतलब कैसे हम सही तरीके से यूटिलाइज कर सके और इसको कम कैसे किया जाए, जो घाटा है उसे कम कैसे किया जा सके। ठीक है, तो ये पूरा फिस्कल डेफिसिट, इसमें FRBM एक्ट के बारे में भी डिस्कस किया गया है कि FRBM एक्ट क्या है, उसके बारे में बताने को कहा गया है। ठीक है, और एक्सपर्ट ऑफ ऑल आवर वर्ल्ड आर डिवाइडेड ऑन द यूज ऑफ द मोनेटाइजेशन ऑफ द डेफिसिट फाइनेंसिंग एज ए टूल। इट कैन हैव फॉलोइंग हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमी। निम्नलिखित जो हानिकारक प्रभाव उस पर पड़ते हैं। राइज इन इकोनॉमी ऑफ द लॉन्ग टर्म, है ना, राइज ऑफ इन्फ्लेशन, है ना, जो मुद्रास्फीति बढ़ जाती है दीर्घ समय में। डिवल्यूशन ऑफ करेंसी, है ना, मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, डेवल्यूशन हो जाता है। पॉसिबिलिटी ऑफ द इनएफिशिएंट स्पेंडिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ इनएफिशिएंट स्पेंडिंग, है ना, तो यहाँ पे इनएफिशिएंट स्पेंडिंग हो जाती है, संभावना बढ़ जाती है।
पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द मोनेटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी कैन बी फॉलोइंग, क्या क्या है, सोवरेन रेटिंग हो जाती है, सोवरेन जो रेटिंग देती है वो हो जाती है। प्रिवेंट्स क्राउडिंग आउट इफेक्ट, है ना, क्राउडिंग आउट इफेक्ट बढ़ जाता है ना। लेस रिस्क, मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है इससे, सोवरेन रेटिंग बढ़ जाती है, प्रिवेंट क्राउडिंग आउट जो होता है वो कम हो जाता है इसमें। लेस रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन इन इमीडिएट टर्म, है ना, इन्फ्लेशन की कम, मतलब लेस रिस्क हो जाती है ना इमीडिएट टर्म में, कम समय में। ठीक है, तो ये इसके बारे में पूरा डिस्कशन था। अगर इसमें बारे में आपको कोई, इसकी मैं PDF अपलोड कर दूंगा तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।